हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है साउंड वेव्स। और इसमें हम लोग थोड़ा बहुत जानने की कोशिश भी करेंगे कि वेव्स क्या होती हैं और साउंड वेव्स किस तरीके से मीडियम में ट्रैवल करता है। अभी अगर हम लोग ये चीज़ रियलाइज़ करें तो हम देखेंगे कि वेव्स जो हैं सबसे कॉमनली फाउंड चीज़ है जो हमारे आस-पास के सराउंडिंग में आपको मिलेगी, है ना? आप चाहे हीट वेव्स लेते हैं, आप साउंड वेव्स लेते हैं, आप लाइट की वेव्स लेते हैं, हमारे आस-पास जितनी भी चीज़ें प्रेज़ेंट है वो किसी न किसी वेव के फॉर्म में ही प्रेज़ेंट है। और वेव्स को स्टडी करना हमारे फिज़िक्स में एक पूरा एक डिफरेंट ब्रांच आ जाता है जिसमें हम लोग वेव्स की मोशन की स्टडी करते हैं, वेव किस तरीके से एनर्जी को कैरी करता है और कई सारी चीज़ें जो है वेव्स के थ्रू हम लोग प्रोपेगेट कराते हैं। तो ये वेव्स किस तरीके से काम करती हैं, कितने टाइप की होती हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकली साउंड वेव्स के बारे में, कि साउंड वेव्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम वेव्स की बात करते हैं, तो वेव्स को हम 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। याद रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन वे ऑफ प्रोपेगेशन के हिसाब से है, किस तरीके से उसका प्रोपेगेशन हमारे मीडियम में होता है, उसके हिसाब से हमने वेव्स को 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ में बाइफरकेट कर लिया है। पहला है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। अब इसको समझने के लिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हम लोग एग्जांपल लेंगे स्प्रिंग का, एक छोटा-सा स्ट्रेचेबल स्प्रिंग जो कि जिसको हम लोग आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं और जिसको डिस्टर्बेंस क्रिएट कराया जा सकता है। तो हम एक ऐसे स्लिंकी को ले लेते हैं जो कि अभी कंप्रेस्ड स्प्रिंग है। मान लो ये एकदम कंप्रेस्ड स्प्रिंग है और मैंने इस कंप्रेस्ड स्ट्रिंग के एक एंड को किसी एक जगह पे फिक्स कर दिया है और दूसरे एंड से मैंने उस पे एक फोर्स लगाया है। मैंने इधर से स्प्रिंग को खींचना चालू किया। अब जैसे ही मैं इस स्प्रिंग को इधर पुल करूंगा, हम यहाँ देखेंगे कि इस स्प्रिंग में 2 तरीके के रीजंस प्रोड्यूस होंगे। पहला रीजन होगा कि जिस जगह पे स्प्रिंग की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जहां फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वहां स्प्रिंग जो है इस तरीके से फैल जाएगा, है ना? यानी ये जो रीजन है ये कंप्रेस्ड रीजन है आपके स्प्रिंग का, है ना? और ये वाला जो रीजन है ये जो है स्ट्रेच रीजन है ना? और वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक फोर्स लगाया था। तो आपने यहाँ देखा कि मैंने जब इस स्प्रिंग को खींचा तो 2 अलग-अलग तरीके के रीजन क्रिएट हो गए। एक हो गया कंप्रेस्ड रीजन और दूसरा हो गया स्ट्रेच्ड रीजन, यानी जहाँ थोड़ा स्प्रिंग जो है नंबर ऑफ रिंग्स जो है वो थोड़ा कम हो गया पर लेंथ पे। यहाँ आप देखें कि 5 सेंटीमीटर्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 रिंग्स मिलेंगे और अगले 5 सेंटीमीटर जहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच हो गया वहाँ पे आप देखें कि 1 2 3 सिर्फ 3 रिंग्स ही ऑब्टेन हो पाए। यानी कि जो डेंसिटी है उसमें अंतर आ गया, है ना? जो आपके रिंग्स की डेंसिटी थी उसमें कमी आ गई। तो ऐसी वेव्स जो कि शेप चेंज ना करके अपनी डेंसिटी को चेंज करता है, अपने पार्टिकल्स की डेंसिटी को चेंज करता है, वो ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। ठीक है? और साउंड जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो इस तरीके की वेव्स जो कि मीडियम में डेंसिटी को अल्टर कर सकता है, जो कि प्रोपेगेट होते समय पार्टिकल्स की डेंसिटी को चेंज कर सकता है, वो ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। अगर वो वेव पार्टिकल के शेप, साइज या डायरेक्शन को चेंज करता है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। जैसे कि इसी स्प्रिंग को अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि ये स्प्रिंग जो है मैंने इसको इस तरीके से ऊपर लेके गया, मैं इसको फिर इसको नीचे लेके आया, फिर इसको मैं ऊपर लेके गया, फिर नीचे लेके आया, तो मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरा मोशन है, हमारे फोर्स का जिस तरीके से मोशन है, जो हमारे वेव का मोशन है उसके परपेंडिकुलर चल रहा है ना? अब इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे कि जो ट्रांसवर्स वेव था वो इस तरीके का दिखाई देगा और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो ऐसा दिखाई देगा, आपको कुछ इस तरीके से मोशन करता हुआ दिखाई देगा। और ये डायग्राम अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे अपनी बुक्स में वेव के। बच्चे जनरली वेव को देख के यही वाला डायग्राम देख के समझते हैं कि ये वेव है और बाकी डायग्राम्स को वेव नहीं समझते हैं, लेकिन असल में वेव जो है ये वेव का एक टाइप है। वेव के और भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं प्रोपेगेशन के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ट्रांसवर्स वेव है और ये वाला जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी जो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चलता है। ठीक है? आप देखें, अगर इस वेव में अगर आप एक पार्टिकल को कैरी कराते हैं तो वेव का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है ना? लेकिन वेव के पार्टिकल का मोशन किधर होगा? एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे।
यानी आपका डायरेक्शन वेव का ये है और पार्टिकल का डायरेक्शन जो है वो ऊपर है या फिर नीचे है। यानी आप कायदे से देखेंगे तो इस तरीके से या इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि पार्टिकल का जो मोशन है वो 90 डिग्री बनाता है ना, परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ योर वेव। तो ये चीज़ लॉन्गिट्यूडनल कहलाती है और ये जो आपके डेंसिटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है वो ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। ठीक है, अब जब हम साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं तो साउंड वेव्स मैंने आप लोगों को बताया, साउंड वेव एक ट्रांसवर्स वेव होता है। और कैसे ट्रांसवर्स वेव होता है, चलिए वो देखते हैं। जब हम साउंड वेव्स की बात करते हैं तो साउंड वेव्स में बहुत ही एक कॉमन फिनोमिनन ऑब्जर्व होता है जो अभी अभी हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव में देखा था, है ना। और उसको भी हम लोग कंप्रेशन या फिर उसको स्ट्रेच न बोल के रेयरफैक्शन बोलते हैं। और वो कैसे होता है वो देखिए। अब हम ये भी जानते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में देखा होगा कि साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है और वो वैक्यूम नहीं होना चाहिए, उस मीडियम में पार्टिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। क्योंकि साउंड वेव जो है वो पार्टिकल में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है और वो डिस्टर्बेंस के थ्रू प्रोपेगेट होता है। अब देखो, ये मेरा एक मीडियम है, ठीक। इस मीडियम में मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स ले रखे हैं, रैंडमली अरेंज्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब मैंने इधर से किसी सोर्स से मैंने यहाँ पे इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कराया, यानी मैंने साउंड प्रोवाइड कराया। अभी क्या है, ये साउंड जो है ये इन पार्टिकल्स को अफेक्ट करेगा, ये जो सबसे पहले वाले पार्टिकल्स हैं इन पे असर करेगा और ये पार्टिकल्स में एक छोटा सा पुश आ जाएगा, एक डिस्टर्बेंस आएगा, है ना, जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। पार्टिकल्स में प्रोड्यूस होगा वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन यानी बहुत ही तेजी से, बहुत ही रैपिड टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। तो वो वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, पीछे वाले पार्टिकल्स आगे वाले पार्टिकल्स के पास जाके टकराएंगे। तो सीन कुछ ऐसा बनेगा कि ये जो पीछे वाले पार्टिकल्स हैं ये आगे वाले पार्टिकल्स की तरफ मूव करेंगे और एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाएगा जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ एक दूसरे से कोलाइड कर रहा होगा, टकरा रहा होगा, है ना। फिर क्या होगा, इस तरीके से ये एक रीजन क्रिएट हो गया जहां पे पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये उसी एग्जांपल से हम कंपेयर करेंगे, जो स्प्रिंग है जिसमें अभी इस एरिया में बहुत डेंसिटी है ना। तो ये वो रीजन है जहां पे पीछे वाले पार्टिकल्स जो है वो आगे वाली पार्टिकल्स से आके टकरा रहे हैं वाइब्रेशन के कारण। अभी क्या होगा, ये आगे वाले पार्टिकल्स जो है वो अपने आगे वाली पार्टिकल्स की तरफ जाना चाहेंगे, है ना। लेकिन उस काम के होने से पहले, वो आगे वाले पार्टिकल्स के जाने से पहले, यहाँ देखोगे बीच में एक रीजन तैयार हो गया, है ना, जिसमें काफी गैप है पार्टिकल्स के बीच में, है ना। आगे वाली पार्टिकल्स और पीछे वाले पार्टिकल्स के बीच में गैप रह गया। ये एक ऐसा रीजन है जिसमें बहुत ही ज्यादा डेंसिटी थी पार्टिकल की, और ये जो आगे वाला रीजन है इसमें पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत कम है। और उसके बाद फिर एक ऐसा रीजन आएगा जब पार्टिकल्स की डेंसिटी एक दूसरे से टकराने के बाद काफी इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके का देखो कुछ ऐसा नक्शा बन के तैयार हो गया, है ना। स्प्रिंग की डेंसिटी ज्यादा है, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, तो कुछ वैसा ही दिख रहा है, ट्रांसवर्स वेव जैसा। तो ये जो रीजन है जहां पे पीछे वाले पार्टिकल्स आगे वाले पार्टिकल्स को आके पुश करते हैं, वो रीजन कहलाता है कंप्रेशन। कंप्रेशन, ठीक है। और ये रीजन जहां पे पार्टिकल्स की डेंसिटी कुछ समय के लिए कम रह जाती है उसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो इस तरीके से साउंड वेव जो है वो ट्रेवल करता है। पहले सी आता है, फिर आर आता है, फिर सी आता है, फिर आर आता है, अगेन सी, देन अगेन रीजन ऑफ रेयरफैक्शन। सो इस तरीके से साउंड वेव जो है वो अपने पीछे वाले पार्टिकल को कुछ ऐसा मोशन होगा कि ये पीछे वाला पार्टिकल है, ये आगे वाला, ये इसको पुश करेगा तो कंप्रेशन, ये यहीं पे रुकेगा क्योंकि इसकी एनर्जी लूज हो जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और आगे वाला पार्टिकल जाएगा। तो ये जो रीजन है, ये खाली रीजन, ये फिर से रेयरफैक्शन हो जाएगा और ये आगे वाले से जाके फिर टकराएगा, है ना। तो यहाँ फिर कंप्रेशन। तो इस तरीके का कुछ मोशन साउंड में आपको देखने को मिलेगा और यही तरीका है जिससे साउंड वेव्स किसी भी मीडियम में ट्रैवल करती है। तो ये प्रोपैगेशन ऑफ साउंड था। अब क्या है, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है क्योंकि वैक्यूम में ये पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं होंगे। अगर ये
पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है आपके मीडियम में, तो साउंड वेव डिस्टर्बेंस किसी भी दूसरी चीज़ में क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो इसी के कारण साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके मीडियम में पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, तो आप एक दूसरे की आवाज़ को सुन पाएंगे। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स मुंह से नहीं बोल सकते हैं डायरेक्ट सामने वाले को, क्योंकि सामने वाले को सुनाई नहीं देगा, मीडियम में पार्टिकल्स नहीं है। हम अपने आसपास जहाँ पे एयर है वहाँ पर साउंड वेव्स को ट्रैवल करा सकते हैं। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव, और किस तरीके से वेव्स एक दूसरे से अलग होती हैं, किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हमने साउंड के प्रोपेगेशन को सीख लिया है, तो अब अगली चीज जो इसमें आती है वो आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेव। देखिए जरा, जब हम वेव मोशन की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों को जाननी ज़रूरी है। हालांकि पिछले क्लासेस में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। जैसा कि हमने बात किया था अभी कंप्रेशन और रेयर फैक्शन का, तो जरा उस डायग्राम को एक बार देखते हैं कैसे बना था। ये आपका सी रीजन था, देन अगेन ये आपका आर रीजन है, ठीक है। फिर एक बार और आपका एक सी रीजन क्रिएट होगा। अगर हम इस चीज को एज अ ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा प्लॉट होगा। ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं, और याद रखिएगा ट्रांसवर्स वेव्स को भी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां पे कंप्रेशन होगा वहां पार्टिकल्स की अमाउंट को इस तरीके से हम लोग एक इस अपर क्रेस्ट के साथ दिखाई देगा, और जहां रेयर फैक्शन है वहां पे बॉटम क्रेस्ट या फिर ट्रफ जिसको बोलते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। देन अगेन पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए हैं तो वेव पॉजिटिव में जाएगा। अगेन अगला रीजन जो है वो रेयर फैक्शन होगा, ये आर रीजन है, तो यहाँ पर वेव फिर से एक नेगेटिव साइकिल कंप्लीट करेगा। तो कुछ इस तरीके का वेव डायग्राम जो है वो आपको दिखाई देता है आपके साउंड वेव्स में। ये रीजन जो है इसको पॉजिटिव साइकिल बोला जाता है, एंड दिस रीजन ऑफ साउंड इज नोन एज नेगेटिव साइकिल, राइट। क्योंकि अब देखो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है और ये जो है वो नेगेटिव का वाई डायरेक्शन है ना। तो इस तरीके से वेव्स को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखो इसमें और भी कई सारे टर्म्स हैं जो काम आते हैं, जैसे कि ये जो रीजन है निगेटिव साइड में, जो निगेटिव साइकिल का जो सबसे डीपेस्ट रीजन होगा, यानी जहां तक आपकी वेव ने ट्रेवल करा है, इसको हम बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। ये रीजन जहां पे आपके साउंड वेव ने सबसे ज्यादा ट्रेवल करा है पॉजिटिव साइड में, इसको हम बोलते हैं CREST, क्रेस्ट, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं। क्रेस्ट यानी हाईएस्ट पॉइंट इन पॉजिटिव साइकिल, और ट्रफ यानी कि हाईएस्ट पॉइंट इन नेगेटिव साइकिल। तो क्रेस्ट और ट्रफ का यहाँ पर सीन बन जाता है। ये वेव कितना हाई जाएगा, देखो ये जो हाइट होगी कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, ये कहलाता है वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये चीज कहलाता है एम्पलीट्यूड। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए एम्पलीट्यूड। याद रखना वेव में जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। इसको भी आप एम्पलीट्यूड ही बोलेंगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और इसको मेजर किया जाता है मीटर्स में, ठीक। दो पॉजिटिव साइकिल या फिर दो निगेटिव साइकिल के बीच में जो डिस्टेंस है, मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं आप लोगों के समझने के लिए। दोबारा बनाते हैं इसको, ठीक है। अब ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ये चीज हमने बात की थी, ये एम्पलीट्यूड होता है, बोथ ऑफ दिस इज एम्पलीट्यूड। ये रफ, ये
क्रेस्ट, ठीक है। अब दो पॉजिटिव या दो निगेटिव साइकिल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है। ये है आपका वेव लेंथ। आपके वेव की लंबाई कितनी है वो दो पॉजिटिव साइकिल या दो निगेटिव साइकिल के बीच का डिस्टेंस बताता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक सिंबल लैम्डा से, ठीक है। इसको लैम्डा बोला जाता है। लैम्डा ऐसे बनाया जाता है, ए की तरह दिखता है और ऐसा ऊपर ऐसे थोड़ा सा कर्व्ड साइन होता है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा, LAMBDA, ग्रीक सिंबल लैम्डा। सो लैम्डा इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ अ वेव, ठीक है। अब एक गिवन टाइम में इस वेव ने कितने क्रेस्ट या ट्रफ कंप्लीट करे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मान लो कि 1 सेकंड में ये आपके वेव का ये डायग्राम है, वेव ने 1 सेकंड में इतना ट्रेवल करा है, तो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2 क्रेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, दो अलग अलग क्रेस्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, यानी कि वेव ने दो साइकिल्स जो हैं, दो भी आप नहीं कह सकते, ये देखो, आप देखो कायदे से ऐसे, ये 1 एंड दिस इज हाफ। सो वेव ने 1 सेकंड में 1.5 वेव्स कंप्लीट करे हैं आपके पूरे उस वेव ने, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1.5, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे f से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसके लिए एक अलग सिंबल यूज किया जाता है, ग्रीक सिंबल न्यू, v जैसा दिखता है, थोड़ा सा कर्व हो जाता है, इसको NU न्यू बोला जाता है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, 1 टाइम पीरियड होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। में यहाँ आपके लिए ये फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप कह सकते हैं कि वेव ने जितने टाइम में अब अपने आप को कंप्लीट किया है, और फ्रीक्वेंसी हो गया 1 टाइम पीरियड, ठीक है। एम्पलीट्यूड एंड दिस इज वेवलेंथ, राइट। अब देखो, अगर हमें यहाँ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला निकल के आता है, ये डिस्टेंस है जो हमारे वेव ने कवर किया है, और ये हमारा टाइम पीरियड है। अब हमें वेव की अगर स्पीड निकालनी है कि हमारा वेव कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो हम जानते हैं कि जो स्पीड होता है वो तो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो निकाल दीजिए, स्पीड जो है वेलोसिटी यानी v इक्वल टू डिस्टेंस, तो आपका वेवलेंथ है ना, जो वेवलेंथ होगी वही तो वेव डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो यानी कि वो हो जाएगा लैम्डा बाई टाइम। और हम यहाँ से जानते हैं कि 1 टाइम जो है वो तो फ्रीक्वेंसी होता है, न्यू होता है, तो यहाँ से फॉर्मूला आता है v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है साउंड वेव के लिए, या फिर वेव्स में जो सबसे बेसिक इक्वेशन है वो है v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, यानी द वेलोसिटी ऑफ वेव इज अ फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है। तो यहाँ से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हमारे पास निकल के आता है वेव्स के लिए। तो आई होप इसमें और कुछ छूटा नहीं है, क्रेस्ट और ट्रफ, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव। मैं बता दूं, साउंड वेव्स की जो स्पीड होती है वो अराउंड होती है 340 मीटर पर सेकेंड फॉर अ साउंड वेव, ठीक है। तो आई होप इसमें और कुछ बचा नहीं है, और राइट, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनन के बारे में बात करेंगे, जिसमें रिवर्बरेशन, इको और सोनार के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया हो आप लोगों को। अगले लेक्चर में बाकी देखते हैं। थैंक यू।